एक ऐसी तस्वीर जो हमारे लचर सिस्टम और मजबूर जनता को एक बार फिर आपके सामने प्रदर्शित करती है। झारखंड के गोड्डा में सरकारी अस्पताल में एक पिता अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन बेटी की मृत्यु हो गई अस्पताल से। लेकिन उस पिता को अपनी बेटी का शव ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक मयस्सर न हो पाई। आखिरकार मजबूर पिता ने अपनी बेटी को अपने मोटरसाइकिल पर ही रखा और उसके पार्थिव शरीर को लेकर निकल पड़ा। जरा सोचिए, आखिरकार हम किस देश और किस 21वीं सदी की बात करते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज इस कदर है कि आज एक पति को अपनी पत्नी को शमशान घाट ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता, एक बेटी को ले जाने के लिए उसके पार्थिव शरीर को उसके पिता के पास कोई उपाय नहीं है। ये है हमारे देश की असलियत। अब आइए बात करते हैं उस खबर की जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से जुड़ी है। उन्होंने एक बयान दिया है जो कि अपने आप में कई सवाल सामने रखता है। वंदे मातरम कहना, इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने सीधा सवाल जनमानस के सामने रखा है। सवाल यह है कि देश के लोग वंदे मातरम के जरिए भारत माता को सलाम करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत माता को वंदे मातरम के बजाय अफजल गुरु के जरिए सलाम करना चाहते हैं? यह सवाल आज उपराष्ट्रपति ने खड़े किए हैं। जाहिर सी बात है, इस सवाल पर चर्चा दूर तक जाएगी। वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा सवाल खुद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूछा। वंदे मातरम के बारे में विवाद होता है। वंदे मातरम माने माँ तुझे सलाम। क्या समस्या है? माँ को सलाम नहीं करें तो किसको सलाम करेंगे? अफजल गुरु को करेंगे क्या? ये तुलना नहीं, एक बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आज वो राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसलिए अपने जज्बात बयां कर रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ लोग हिंदू बोलने में भी संकोच करते राजनीति के कारण से। वो अलग बात है। मैं अभी राजनीति में नहीं हूं, इसलिए थोड़ा फ्री बोल सकता हूं। लेकिन भावनाएं समझने की बजाय अफजल गुरु के नाम पर सियासत फिर परवान चढ़ने लगी, क्योंकि ये सियासत है जनाब, जहां जज्बातों से ज्यादा जुबानी जंग अहमियत रखती है। वंदे मातरम को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो बातें कही हैं वो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक पार्टियां कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि अब वेंकैया नायडू भारत के एक संवैधानिक पद पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उपराष्ट्रपति के द्वारा इस बयान से जाहिर सी बात है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित बातों को वो आगे नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब सियासत हो रही है। ऐसे में आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने अफजल गुरु के नाम पर जिस तरह से सियासत की बू सूंघी, एक अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। इस प्रकार अगर वो किसी एक धर्म के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, मैं भाषा को सही नहीं मानता हूँ। देखिए, वेंकैया नायडू अभी एक संवैधानिक पद पर हैं, जिसका एक मर्यादा है। मुझे लगता है कि वेंकैया जी को अभी बीजेपी स्पोक्सपर्सन या बीजेपी लीडर के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। निंदनीय है माननीय उपराष्ट्रपति जी का बयान इस तरह का पार्टी लाइन पर नहीं आना चाहिए। इनका बयान देशभक्ति पर आना चाहिए, देश प्रेम पर आना चाहिए, किसी संप्रदाय के खिलाफ में बयान नहीं आना चाहिए। वंदे मातरम पर एक और बहस हमारे देश में छिड़ी हुई है, और वो ये कि सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए जाने से ठीक पहले राष्ट्रगान की बात निकल कर आती है। जाहिर सी बात है, जनगण मन जिस तरह से फिल्म के पहले बजाया जाता है और लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो खड़े हों, इसे लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच ने कुछ टिप्पणियां की, और उन्होंने कहा कि ये अपने आप में मुनासिब न माना जाए कि इस तरह का आदेश पारित रहे। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के प्रभाव में आए बिना इस मामले पर कदम उठाए, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही। लोग सिनेमा घर में मनोरंजन के लिए जाते हैं और वहां समाज की जरूरत या हर वक्त उस वक्त देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए या प्रदर्शित किया जाए, ये आवश्यक नहीं है।
इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के अपने आदेश में सरकार को बदलाव लाना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसे लेकर यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जरूर हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत हर कुछ भगवा रंग में रंगता दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे योगी राज्य में सभी सरकारी बसें जो राज्य ट्रांसपोर्ट के द्वारा चलाई जाती हैं, उनका रंग भगवा किया जा रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि पीलीभीत में सभी सरकारी स्कूलों को भी भगवा रंग से पोता जा रहा है, यानी कि स्कूल की इमारतें भी अब भगवे रंग में ही दिखाई देंगी। हर स्कूल की दीवार भगवा, क्लासरूम भगवा, शिक्षकों का स्टाफ रूम भी भगवा। भगवा हो चुके स्कूलों की यह तस्वीर आई है पीलीभीत से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को भगवा रंग में रंग दिया गया है। खबरों के मुताबिक 30 अगस्त को निर्देश आया था कि सभी स्कूलों में भगवा रंग की पुताई करवा दी जाए। सिर्फ स्कूल की इमारत ही नहीं बल्कि शौचालय और स्कूल की रसोई भी भगवा रंग में है। जब मामला मीडिया में आया तो हर कोई एक नया जवाब या यूं कहें कि सफाई लेकर सामने बैठा था। गांव के सचिव, उनसे हमने मालूम किया, हमने कैसा कलर होना चाहिए, उन्होंने कि भगवा कलर होना चाहिए, तो यही करवाया कलर। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये कहीं गलतफहमी है। अगर उसको ठीक कराना होगा शिक्षा विभाग के मानक के अनुरूप तो ठीक करा दिया जाएगा। भगवा स्कूल विवाद का सबब ना बने, इस वजह से दोबारा पुताई का दम भरा जा रहा है। लेकिन क्या उसमें सरकारी पैसे का बेजा खर्च नहीं होगा? और ऐसा करके हो भी क्या जाएगा, क्योंकि यूपी में तो मानो भगवा की ही बयार चल रही है। कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सरकारी बसों को भगवा रंग में रंग दिया गया है, तो लखनऊ में सीएम दफ्तर और सरकारी गेस्ट हाउस भी भगवा से चमकता नजर आया था। और तो और अस्पतालों तक में भगवा रंग की बेडशीट नजर आई थी। अब अगर विपक्ष भगवाकरण के आरोप लगाता है तो उन्हें सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता। जनमानस नहीं तो स्कूल और बस तो भगवा नजर आते ही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दाना मांझी, ये नाम याद है आपको? याद इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इस व्यक्तियों को सुर्खियों में तमाम टेलीविजन स्टेशंस और अखबारों ने दिखाया था। ये उड़ीसा का वही व्यक्ति है जिसने कंधे पर अपनी पत्नी की लाश को रखकर 14 किलोमीटर की यात्रा की थी और उसके बाद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। उड़ीसा के कालाहांडी में रहने वाले दाना मांझी की ये तस्वीर दुनिया भर में इतनी चर्चित हुई कि जगह जगह से उसे मदद मिली। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला सरकारी लापरवाही का था, लेकिन दाना मांझी वाकई में एक हीरो बन गए उस सरकारी लापरवाही के। अब जो मदद दाना मांझी को मिली उसकी वजह से आज उनके पूरे दिनचर्या को बदला हुआ आप देख सकते हैं। दरअसल उनके पूरे हालात बदल चुके हैं। दाना मांझी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए दाना मांझी का बदला हुआ स्वरूप। ये दो तस्वीरें दाना मांझी की जिंदगी के काया पलट को बयां करती हैं। एक वो दाना मांझी था जो गरीबी के चलते अपनी संगनी के शव को कंधे पर लादकर 10 किलोमीटर पैदल गया था, और एक आज का दाना मांझी है जो मोटरसाइकिल पर घूमता है और आंखों में एक बेहतर जिंदगी के सपने पाले हैं। दाना मांझी की जिंदगी में आए इन बदलावों की वजह है इंसानियत के जज्बातों से भरे वो हाथ जो इसकी मदद के लिए आगे आए। बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस सुल्तान बिन सलमान ने मांझी को 9 लाख रुपए दिए। जिला प्रशासन से मांझी को रहने की छत मिली और एक स्कूल से उसकी बच्चियों को मुफ्त शिक्षा। दाना मांझी ने दोबारा शादी कर जिंदगी को नया आगाज दिया। दाना मांझी की जिंदगी में आए इन बदलावों को देखकर लोग मानने लगे हैं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसको देश विदेश से जो मदद मिला है उसके लिए वो एक गाड़ी खरीदा। आदिवासियों, दलित लोग कैसे हॉस्पिटल जाएंगी, कैसे ट्रीटमेंट होंगी, इसी के लिए हम गाड़ी खरीदे हैं। इतना सब बदल गया लेकिन दाना मांझी नहीं बदला। गांव का सीधा साधा दाना आज भी वैसा ही है। परिवार को बेहतर जिंदगी तो मिल गई है, लेकिन सरल दाना की अपनी छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिनसे वो निपटता है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना। चलेगा बोले मुंह गाड़ी गिर जाएगी। मांझी के लिए शायद ये मददगार फरिश्ते से कम नहीं।
और ऐसी कहानियां मानो निर्मम हो चुकी इस दुनिया में इंसानियत के वजूद को दोबारा पुख्ता करती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दाना मांझी आज भले ही एक अच्छी जिंदगी जी रहा हो, नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका हो, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक नए अध्याय के साथ जोड़ दी है, लेकिन दाना मांझी दरअसल एक व्यक्ति नहीं है। वो हमारे सिस्टम पर वो प्रहार है, वो हमारे भारतीयता पर वो चोट है जो हम सबको याद दिलाती है कि बतौर सभ्यता हम कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। हम आपको एक बार फिर दाना मांझी की उन पुरानी तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम याद दिलाएं कि दाना मांझी क्या था और क्या बन गया है, बल्कि इसलिए कि दाना मांझी आज मदद से कुछ बेहतर कर रहा है। लेकिन दाना मांझी जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। हम सब दाना मांझी ही हैं। मजबूर कदमों के साथ दाना मांझी का यह सफर पूरे देश को झकझोर गया था। ओडिशा के कालाहांडी के दाना मांझी की पहली पत्नी अमंग देवी टीबी की मरीज थी। दाना मांझी एक गरीब किसान था जिसके पास अपनी पत्नी के इलाज के पैसे नहीं थे और सरकारी अस्पताल में जैसे तैसे चले इलाज के बाद अमंग देवी की मौत हो गई। ये दाना मांझी के संघर्ष का एक हिस्सा भर था। सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी और दाना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो निजी एम्बुलेंस मंगाते। 12 साल की बेटी को साथ लेकर दाना मांझी 10 किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़ा। कंधे पर पत्नी का शव, आंखों में उसे खो देने के आंसू और चेहरे पर मजबूरी। धूप छाव सहता हुआ दाना मांझी चल पड़ा ताकि उसकी दिवंगत पत्नी को कम से कम अंतिम संस्कार मयस्सर हो सके। दाना मांझी की इस दर्द भरी कहानी ने बताया कि लाख दावों और हजारों करोड़ों के खर्च के बावजूद इस देश में हालात सुधरे नहीं हैं और जब जब ये हालात उजागर होते हैं तो सामने आती है किसी न किसी दाना मांझी की तस्वीर। टीम न्यूज़ नेशन। एक जमाने में हमारे देश का स्लोगन हुआ करता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। उसे बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया स्वच्छ भारत की स्वच्छ तस्वीर। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पार्टी के लोग, या यूं कहें कि उनकी सरकार में शामिल लोग, स्वच्छ भारत की तस्वीर पर थूकने की जहमत उठाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? एक दरोगा साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें गाड़ी में थूकना था। जनाब को उन्हीं के सहयोगी ने रोका कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, स्वच्छता अभियान सरकार चला रही है और हम सरकार के हिस्सा हैं। लेकिन भाई साहब को इतना जबरदस्त गुस्सा आ गया, भाई है कैसी आपकी हिम्मत कि आप मुझे थूकने से रोक दें? तमंचा निकाला, लगा दी गर्दन पे। यह है दरोगा जी का प्रभाव और यह है स्वच्छ भारत की स्वच्छ तस्वीर। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दमक दम दम दमकेगा इंडिया। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना है जिसके लिए उन्होंने हर मौके, हर मंच से आवाज उठाई। कुछ मौकों पर तो पीएम मोदी खुद सफाई अभियानों का हिस्सा बने, लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं। सवाल और भी अहम हो जाता है जब सरकारी मुलाजिम ही गंदगी फैलाते दिखाई देते हैं। क्यों गाली दिए? क्यों गाली दिए तुम? निकाल दे। निकाल दे बोला। ये बोलिए। बस्ती के दारोगा साहब को थूकने से मना करने पर बवाल इतना बढ़ गया कि गोली चलने की नौबत तक आ गई। दारोगा ने जमकर गाली गलौज की। कहाँ बात? बस्ती की डायल 100 पीवीआर में दारोगा सीताराम ड्यूटी के दौरान तंबाकू खाकर गाड़ी में ही थूक रहे थे, जिस पर सिपाही पवन मौर्य और गाड़ी के ड्राइवर ने उनको थूकने से मना किया। बस फिर क्या था, दारोगा सीताराम को गुस्सा आया और अपनी पिस्तौल उठाकर फायर करने की बात करने लगे, गाली देने लगे। उल्टा सिपाही और ड्राइवर पर दोष मढ़ने लगे। डंडा मत छीनिए, धकेला मत, वो आके डरवा मत, जो है डरवा मत, जो है अधिकारी कहीं दौड़ना पड़ा। ड्राइवर ने उस पूरे वाक़े का वीडियो बना लिया, जिस पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए।
वीडियो में जो पहचान हुई है उसके आधार पर जो आरोपित पुलिसकर्मी हैं उन्हें एक्टिव ड्यूटी से हटा लिया गया है। बाकी जैसे ही जांच कंप्लीट होती है और दोषी लोगों का नाम सामने आता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। ये है उन लोगों की हालत जो तनख्वाह सरकार से लेते हैं लेकिन सरकारी कोशिशों को ही धत्ता बताते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको दिखा रहे हैं खबर पाकिस्तान की, जहां कुलभूषण यादव जो कि बंदी बनाए गए हैं हिंदुस्तान के नागरिक, उनकी पत्नी और उनकी माता को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है और कहा गया है कि उन्हें वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार से ये आश्वासन भी मिला है कि मुलाकात के दौरान कुलभूषण के परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भारत सरकार ने विशेष तौर पर इस आश्वासन का इंतजार किया क्योंकि जब तक ये आश्वासन न मिलता तब तक ये बात तय थी कि शायद कुलभूषण यादव के परिवार के साथ नाइंसाफी हो सकती है। जासूसी, आतंकवाद को बढ़ावा, ये वो झूठे और खोखले आरोप हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव नाम के हिंदुस्तानी नागरिक को कैद किया था। कुलभूषण का परिवार लंबे वक्त से उनसे मिलने की मांग कर रहा था और अब पाकिस्तान इस मुद्दे पर नरम पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण की मां के साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी कुलभूषण से मिलने की इजाजत दी है। साथ ही भारतीय मांग को मानते हुए इन दोनों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में एक प्रतिनिधि भी कुलभूषण की मां और उनकी पत्नी के साथ जाएगा। Pakistan has, in the reply, they have given permission for the spouse and the mother to go and meet Mr. Jadhav. An Indian diplomat will accompany them and will be there during this. पाकिस्तान ने कुलभूषण को झूठ के फंदे में फंसाया था। कुलभूषण पर दबाव बनाकर एक झूठा स्टेटमेंट भी लिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अब पाकिस्तान के पास कुलभूषण पर नरम पड़ने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। टीम न्यूज़ नेशन।